नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर RO का डिस्कस कर रहे थे, RO का, और RO 2021 यानी 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें इतिहास का सेक्शन हो चुका है, पॉलिटी का सेक्शन हो चुका है, साइंस हो चुका है, इकोनॉमी हो चुका है। अब भूगोल बचा है, अगला सेक्शन भूगोल है। इसके बाद मतलब कृषि वगैरह छोटे छोटे सेक्शन बचे हुए हैं। ठीक है, तो भूगोल वाला सेक्शन आज करना है, विश्व एवं भारत का भूगोल। इसी पे हमने छोड़ा था, तो इसी के आगे आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों का काफ़ी समर्थन हमको मिल रहा है यूट्यूब पे। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आप लोग हमारे वीडियोज पसंद करते हैं, विशेष करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स वाला। करंट अफेयर्स वाला ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में 2 वीडियो आ चुका है। इसके आगे का वीडियो आज ही हम आपके सामने लेकर आएंगे, जल्दी ही। ठीक है, तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग पढ़ेंगे, और आज हमारी कोशिश है कि 2021 वाला पेपर इसी वीडियो में फिनिश कर देना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास। अब हमारे पास टोटल 69 डेज का समय मात्र बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं अगर वीडियो को देखा करें, और पुराने लोग भी वीडियो देखें, तो एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें चैनल को, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक ज़रूर किया करें, और अगर जो है हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? घटते उत्पादकता क्रम का मतलब अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? डिसेंडिंग आर्डर। चलिए देखते हैं। पहला क्रम है सागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव। दूसरा है मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील। तीसरा है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। चौथा है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। तो घटते क्रम में बताना है तो किसकी सबसे अधिक है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी, ये बताना है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें सबसे अधिक उत्पादकता होगी मैंग्रोव वनों की, फिर होगी घास के मैदान की, फिर होगी झील की, और सबसे कम उत्पादकता होगी सागर की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूट मिलाने वाला। इधर खनिज दिया है, उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो ये तो सही ही सुमेलित है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। आगे है कॉपर बिजली का सामान किया ही जाता है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में, और मैग्नीज इस्पात के निर्माण में आता है। तो सभी जो है सही सुमेलित हैं, ए वाला ही। ठीक है, तो चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में होता है। कॉपर यानी तांबा का उत्पादन जो प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है बिजली के सामान बनाने में। बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के निर्माण में, और मैग्नीज का उपयोग किया जाता है इस्पात के निर्माण में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, यही सही सुमेलित नहीं है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस से मिलती ही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों के गोबर से मिलती है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा को गैर पारंपरिक ऊर्जा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के क्या होते हैं, और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा हमको सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस से मिलती है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों के गोबर से मिलती है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको जरूर याद कर लीजिए। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो देखते हैं भाई, देखिए नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में 37 से 47% तेल की मात्रा पाई जाती। कितनी? 37 से 47%। यह छोटी तिलहन फसल जो वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगती है। इसका प्रयोग मानव उपयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग शरीर में लगाने, पेंट और मुलायम साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाइजर का प्रयोग, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी हमारे यूपी में पाई जाएगी। हैं? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाएगी। और लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी? फिर आंध्रा में मिलेगी। तो यही इसका सही सुमेलन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़, माधव। देखिए ये सभी उद्यान जो है मध्य प्रदेश में हैं। तो धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ पे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मतलब इस तरीके क्वेश्चन आया करे तो इसको थोड़ा गूगल करके मैप पे देख लिया करिए, एटलस में देख लिया करिए। ठीक है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी। यह मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। कितनी? 1352 मीटर यानी 4429 फुट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया यानी मध्य प्रदेश में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा में आपको मिलेगी, 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक है, तो अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा का मैदान। तो जो पर्यावरण पढ़े होंगे, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, वो तुरंत जान गए होंगे कि पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता का। हॉट स्पॉट का मतलब जहाँ पे जैव विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है लेकिन वो काफ़ी संवेदनशील हैं। ठीक है, उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। देखिए भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। पश्चिमी घाट वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट के साथ साथ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को में वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। कितने स्थल शामिल थे उस समय? 39 स्थल। इसे वर्ष 1988 में इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट घोषित किया गया था। ठीक है, तो 2012 में इसको जैव विविधता यानी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। और हॉट स्पॉट कब घोषित किया गया? 1988 में। हॉट स्पॉट ये बना 1988 में। ठीक है, पश्चिमी घाट। और यूनेस्को का विरासत स्थल विश्व विरासत स्थल ये कब बना? 2012 में। तो इसको हमको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो F.E. क्लीमेंस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लीमेंस ने किया था। यह सिद्धांत पूरी तरह से जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। मोनोक्लाइमेक्स के अनुसार किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर प्रत्येक क्षेत्र में एक चरमोत्कर्ष समुदाय होता है जिसके ऊपर सभी समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक चरम समुदाय होता है जिसके ऊपर सभी समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। इसे ही मोनोक्लाइमेक्स कहा जाता है और ये सिद्धांत F.E. क्लेमेंस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्री तूफान तौकते
किस सागर से उत्पन्न हुआ? तौकते जो समुद्री तूफान आया था वो किस सागर से उत्पन्न हुआ ये बताना है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर या अरब सागर। ठीक है, तो उस टाइम बड़े चर्चा में था अरब सागर में तूफान आया था, समुद्री तूफान तौकते। इस टाइम कौन से तूफान चर्चा में है आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इस समय के जो चर्चित तूफान हैं, चर्चित, अभी हाल ही में एक तूफान आया है, अभी कल परसों में चर्चा में है, वो करंट अफेयर्स में आ सकता है, भूगोल में आ सकता है, उसको ज़रूर बताइएगा। बंगाल की खाड़ी में आया है, इतना हिंट हम आपको दे दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लिया जाता है। देखिए दिया गया है डिवांसी प्लस और वर्टियास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। ठीक है, तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं, इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो शुक्र से संबंधित है। देवेंसी और वर्टियास नासा द्वारा घोषित शुक्र ग्रह के महत्वपूर्ण मिशन हैं। नासा वर्ष 2028 से 2030 के बीच शुक्र ग्रह के लिए इस मिशन की घोषणा की। दशकों में यह पृथ्वी के तथा कथित अनुजात ग्रह के वातावरण और भूगर्भिक विशेषताओं का अध्ययन करने और बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों इतना अलग अलग क्यों उभरे। ठीक है, तो ये नासा का मिशन है, कुल मिला के शुक्र ग्रह से संबंधित है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इस टाइम हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जो घटनाएं इस समय महत्वपूर्ण हैं, हमें उन्हीं घटनाओं को विशेष तौर पे देखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है भाई, अगला घटनाक्रम हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? एक नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। देखिए सोन नदी उत्तर प्रदेश से बहती ही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, हिंडन नदी भी बहती है, शारदा मुख्य नदी ही है उत्तर प्रदेश की, तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। सभी नदियों का एटलस पर ड्रेनेज सिस्टम क्या है? सभी नदियों का। ठीक है, ये जरूर देख लीजिए, इससे अगर एक बार अच्छे से आप ड्रेनेज सिस्टम देख लेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक एक पेज में सभी का ड्रेनेज सिस्टम का एक मैप बना डालिए आप लोग। देखिए गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, यह नहू बिन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? नहू बिन हिमाल ग्लेशियर से। यह नेपाल में सालग्रामी, सोलीग्रामी, नारायणी और सप्तगंडकी नाम से जानी जाती है। महाकाव्य में उल्लेखित सदा नीरा भी इसे कहा गया है। ठीक है, तो ये इतिहास का भी क्वेश्चन है, गंडक नदी को ही सदा नीरा कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है, गंडक नदी का नहू बिन हिमाल ग्लेशियर से होता है, हिंडन नदी का शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और शारदा नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो ये सभी नदियां जो हैं दी गई हैं, सोन अमरकंटक से, गंडक नहू बिन हिमाल ग्लेशियर से, हिंडन शिवालिक की पहाड़ियों से, शारदा हिमालय से। देखिए जब आरओ के लिए आप भूगोल तैयार करिए तो ये मान लीजिए कि हमको 60% इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है, भारत के भूगोल पे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न भारत के भूगोल से ही आएंगे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती, तीनियन। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। ठीक है, इसको मैपिंग से आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए तीनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। समोआ, टोंगा, कुक आइसलैंड, तुवालू, टोकेलाऊ, नियू, वालिस, फ्यूचूना और फ्रेंच पोलिनेशिया ताहिती है। तीनियन उत्तरी मरियाना द्वीप समूह के राष्ट्रमंडल के 3 प्रमुख द्वीपों में से एक है, तीनियन जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है? ये भी आपको मिलेगा लूसेंट में। मैं बार बार कह रहा हूँ लूसेंट पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, लूसेंट जरूर पढ़िए।
तो देखिए, मिंडनाओ द्वीप को अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण देश की वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देश की वादे की भूमि किसको कहा जाता है? मिंडनाओ द्वीप को। यह दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ का? दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का। और फिलीपींस इस समय चर्चा में है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा मैप पे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बरबूडा की राजधानी सेंट जॉन्स दी गई है। डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो दी गई है। ठीक है, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर दी गई, बहामास की नासाउ दी गई है। तो देखिए, एंटीगुआ और बरबूडा की राजधानी है सेंट जॉन से बिल्कुल सही सुमेलित है। डोमिनिका की राजधानी रसाऊ रोसियू है। क्या है? रसाऊ रोसियू। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है और बहामास की राजधानी नासाउ है। तो जो देश और राजधानी हैं, इसको भी आपको लूसेंट में आसानी से मिल जाएगा। इसको लूसेंट से बढ़िया से तैयार कर लीजिए। देश और राजधानी से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना है भूगोल में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रबड़ थाईलैंड बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, कहवा जो है ये ब्राज़ील, कहवा के लिए ब्राज़ील फेमस है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे या करते होंगे वो जान रहे हैं। ठीक है, तो मंगोलिया नहीं है। जैतून के लिए स्पेन फेमस है, गन्ना के लिए भी ब्राज़ील फेमस है। ठीक है, तो देख लीजिए, रबड़ थाईलैंड, कहवा से संबंधित है ब्राज़ील, जैतून से संबंधित है स्पेन, गन्ना से संबंधित है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, मतलब गर्म झरने दिए गए हैं, इधर राज्य दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण पाया जाता है। ठीक है, सही है। ओडिशा में तपता पानी पाया जाता है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी मिलेगा, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी मिलेगा, यही गलत है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में तत्ता पानी, मणिकर्ण, साहबे ये सब मिलते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में तपत पानी। ठीक है, तत्ता पानी हिमाचल में मिलेगा और तपत पानी जो है उड़ीसा में मिलेगा। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी मिलेगा, गुजरात में तुआ और उनाई मिलता, तुआ और उनाई। राजस्थान में नारायणी मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा खीर गंगा, कसोल एवं पार्वती घाटी भी गर्म झरने हैं। ठीक है, खीर गंगा, कसोल और पार्वती घाटी। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो ये देखिए, जनजातियों से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और आजकल ऐसी जनजातियां पूछी जाती हैं जो अक्सर मतलब पहले नहीं पूछी गई या उनका नाम बहुत कम हम लोगों ने सुना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो तमरिया जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। इसके अलावा संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, खरिया ये सब भी झारखंड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, खरिया। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जनजातियां मिलती हैं? पोलिया, मछली, माघ, माल पहाड़िया, लोपचा, लोढ़ा, बिरहोर, भूमिज, असुर ये सब पश्चिम बंगाल की जनजातियां हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या क्या हैं? भील है, गरसिया है, मीना है, कठोरिया है आदि। यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये आप हमको बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति और यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, ये दोनों क्वेश्चन आप हमको बताएंगे। और यूपी में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? देखिए, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है?
तो ये सबने पढ़ा है, वुलर झील है। ठीक है, देखिए वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कश्मीर बांदीपोरा में स्थित है। यह भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सांभर साल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह अंडाकार झील है। नाल सरोवर झील गुजरात राज्य में स्थित है, एक ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति, फिर मैं कह रहा हूं जनजाति जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे एमपी में कौन कौन सी जनजातियां हैं? गोंड हैं, बैगा है, परजा है, भट्टरा है, अगरिया है, भील है, सहरिया है, कोरवा है, हलबा है, हिल है, मारिया, दंडमी और, ठीक है, तो ये एमपी की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अलग है? टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, न्यूयॉर्क अलग है, क्योंकि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित समूहों में न्यूयॉर्क अलग है, अन्य सभी देशों की राजधानियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। टोक्यो जापान की राजधानी, लंदन इंग्लैंड की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अगला सेक्शन करंट अफेयर्स का है। एक करंट अफेयर्स जो है बहुत पुराना 2021 का दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना हम लोग जरूर देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे एक आइडिया लगेगा कि 2023 में भी किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? ठीक है, तो 12 हृदय शहर जो चुने गए ये अभी भी रिलेवेंट है ये योजना। ठीक है, हृदय योजना। तो देखिए आगरा इसमें शामिल नहीं है। आगरा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं आता। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और योजना यानी हृदय भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है, जिसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 2015। 12 शहरों के नाम हैं इसमें शामिल। अमृतसर, ये इम्पॉर्टेंट है, हृदय योजना 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में। ठीक है, और इसमें शामिल शहर अमृतसर है, बादामी है, अजमेर है, अमरावती है, द्वारका है, गया है, कांचीपुरम है, मथुरा है, पुरी है, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगना। यानी हमारे यूपी से 2 जिले शामिल हैं, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, मथुरा और वाराणसी 2 ही जिले हमारे उत्तर प्रदेश से शामिल हैं हृदय योजना में। इस योजना में मूल विरासत से जुड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं था, यानी आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि और कृषि उत्पाद विपणन समितियों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। अब ये बिल वापस भी ले लिया गया है, तो ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। अब अगला देखिए, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो एसडीजी इंडेक्स 2020-21 का है। अब जो है हमको 2022-23 का देखना है, 2022-23 इसको करंट से तैयार करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए उतना ज़रूरी अब नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब 2023 वाला हम लोग देखेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये भी अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी हो गई है अब।
तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है कौन सा राज्य था, ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वंदन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। तो उस टाइम नागालैंड को सम्मानित किया गया था, लेकिन अब ये उतना रिलेवेंट नहीं, ठीक है, नया करंट आ गया होगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट है और इसमें दोनों कथन सही है। 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2023 तक, ठीक है, और 2030 तक संपूर्ण भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क प्राप्त करना एक लक्ष्य था। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों कथन सही हैं और अभी भी ये रिलेवेंट हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है। ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, न्याय आपके द्वार से। देखिए 17 सितंबर 2021 को प्रारंभ अखिल भारतीय अभियान एक पहल न्याय आपके द्वार से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाने और प्रत्येक नागरिक के न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करने का प्रयास किया गया है। अगला देखते हैं, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती आचार संहिता, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ठीक है। तो ये भी देखिए, जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री और अदन की खाड़ी में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती के दमन से संबंधित आचार संहिता के रूप में भी जाना जाता है। यह जनवरी 2019 को अपनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं? ठीक है, अब्राहम समझौता उस समय बहुत चर्चा में था, तो देख लीजिए, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इस पे हस्ताक्षर किया था। इजराइल, यूएई और बहरीन ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो ये देखिए, पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो पुस्तकें इस समय चर्चा में हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, ठीक है, बहुत चर्चा में थी। चलिए, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया था? फणीधर में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उतना रिलेवेंट नहीं है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो ब्रुनोई के साथ, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो इनका मैप जरूर देख लीजिएगा। इंडोनेशिया ब्रुनोई देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। देश की ज़मीनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया इंडोनेशिया से अपनी भूमि साझा करते हैं, जबकि अन्य पड़ोसी देश भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ठीक है, तो नॉर्वे देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। नॉर्वे व अल्टा बांध जो देश की 98% बिजली अकेले प्रदान करता है, ठीक है, नॉर्वे का अल्टा बांध। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। रीजनिंग में जो जो सॉल्व हो सकता है आसानी से, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रीजनिंग के बहुत ठोस नंबर मिलते हैं, जान लीजिएगा,
इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? दिशा, कंपास, चुंबक, सुई। तो दिशा भिन्न है, कंपास, चुंबक और सुई एक तरीके के हैं। देखिए, क्योंकि दिशा खोजने के लिए कंपास, सुई और चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? देखिए, विद्युत तार से मिलती है, तो पानी जग से मिलेगा कि नदी से मिलेगा कि पाइप से? पाइप से मिलेगा। जैसे तार से विद्युत की आपूर्ति होती है तो पाइप से जल की आपूर्ति होगी। ठीक है। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, उसी कूट में बोर। तो इसको देखिए, कोड याद होना चाहिए। A1 B2 C3 D4 इस तरीके से लिखा गया है। तो होटल का कोड, H का कोड 8 होगा, O का 15 होगा, T का 20 होगा। ठीक है। और फिर A का 5 12, मतलब इस तरीके से कोडिंग की गई। जब कोड आप लिखेंगे तो पता चलेगा। 60 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स किया गया है, तो 60 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स जब करेंगे 300 आएगा। ठीक है। 60 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 300। तो उसी तरीके से बोर का हो जाएगा, बी का 2 होता ही है, ओ का 15 होता ही है। ठीक है। आर का 18 होता ही है, ई का 5 होता ही है। तो 40 इंटू नंबर ऑफ लेटर, कितने लेटर हैं भाई? 4 लेटर हैं, 1 2 3। इसी प्रकार इसमें था 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 40 इंटू 4 किया गया तो 160 आया है। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं, ये हमको बताना है। वर्ग तथा त्रिभुज, तो देखिए त्रिभुज पहले देख लेते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज हो गया। 4 तो ये सीधा सीधा हो गया। ठीक है। और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक। फिर ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। फिर ये एक त्रिभुज बन रहा 13, ये एक त्रिभुज बन रहा 14, ये एक त्रिभुज बनेगा 15। ठीक है। त्रिभुज निकालने की कोई ट्रिक भी होती है, फिलहाल ऐसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा लगभग सही हो जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस आकृति में 3 वर्ग हैं, 18 त्रिभुज हैं। 18 त्रिभुज आ ही जाएगा, मैंने आपको 15 तक गिन ही दिया था। वर्ग 3 कैसे हैं भाई? 2 वर्ग तो सीधे सीधे ये दिख रहे हैं, है ना? 2 वर्ग ये हो गए, और तीसरा वर्ग कहाँ इसमें दिख रहा है? तीसरा वर्ग कहाँ है भाई इसमें? दिमाग लगाइए थोड़ा। तीसरा वर्ग, दो ही तो हमें नजर आ रहे हैं। चलिए, किसी को कोई ट्रिक मालूम होगी तो बताइएगा इसको जरा सा। ठीक है। हमें 2 ही वर्ग नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 2 2, हाँ यार, तीसरा वर्ग ये है। देखो, ये एक वर्ग बन रहा है। ठीक है। तो कुल 3 वर्ग हैं इसमें, है ना? एक वर्ग ये बनेगा, तो कुल 3 वर्ग इसमें हैं। आ गया समझ में? ये देखिए 3 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो ऋतु आपको पता होनी चाहिए, तभी आप व्यवस्थित कर पाएंगे। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु सबसे पहले आती है। ठीक है। चैत और बैसाख के नाम से जाना जाता है। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, इन महीनों को ज्येष्ठ और आषाढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर वर्षा ऋतु आती है, इन ऋतुओं को श्रावण एवं भाद्रपद के नाम से जाना जाता है। फिर शरद ऋतु आती है क्वार और कार्तिक महीने में। फिर हेमंत ऋतु आती है अगहन और पूष महीने में। ठीक है। फिर शिशिर ऋतु आती है माघ और फागुन महीने में। तो इस समय कौन सी ऋतु इस हिसाब से चल रही है हमारे यहाँ?
हैं, बताइएगा कमेंट करके आप। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ते हैं? तो बहुत आसान है, दर्पण देखने वाला। ए चाहे जैसे दर्पण में देखोगे उल्टा दिखेगा तब भी वैसा रहेगा, सीधा दिखेगा तब भी वैसे रहेगा, एच भी वैसे रहेगा, आई भी रहेगा, एम भी रहेगा, ओ भी रहेगा, टी भी रहेगा, यू भी रहेगा, वी भी रहेगा, डब्ल्यू भी रहेगा, एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा। तो कुल कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर। ठीक है, तो 11 वाला सही हो जाएगा। ये बहुत ठोस नंबर होते हैं रीजनिंग के, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या बताना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या देखिए क्या हो सकती है भाई, 5 चौक 20, 5 4 9 दूनी 18, 6 3 9 त्रिक 27 और 12 4 16 हाँ 12 4 16 छक्का 96। ठीक है, देखिए 5 4 9 दूना 18 कर दिए हैं, फिर 6 3 9 त्रिक 27 कर दिए हैं और फिर 12 4 16 और छक्का 96। तो देखिए 5 दूना 10, 4 2 6, 18 आ गया है। 5 दूना 10 ऐसे किए, 5 गुणे 2, फिर 4 2 6, 6 त्रिक 18 और 3 3 9, तो 18 9 27 हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से 12 छंग 72 और 6 4 10, नहीं इस हिसाब से नहीं बना है, जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से बना है। ठीक है, 5 4 9 दूनी 18, रीजनिंग है, इसको चाहे जैसे सॉल्व करिए आंसर आना चाहिए। 6 3 9 त्रिक 27, 12 4 16 छक्का 96। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में वही किए हैं, 16 छक्का 96। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, अलग जो है JR6 RB। तो देखिए JR6 का मतलब 18 माइनस 10 माइनस 1 7 आ गया है। ठीक है, और फिर RB3 यानी 22 माइनस 18 माइनस 1, सबका कोड लिख के घटाया गया है, इसको आप करके समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना बाद में 9 है? ठीक पहले ना 6 है ना बाद में 9 है, कितने 3 हैं? ठीक है, तो ठीक पहले, जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना बाद में 9 है, तो ऐसा एक 3 मिल गया। ठीक, फिर ठीक पहले ना तो 6 है, अब ये इस 3 के पहले 6 है तो ये नहीं होगा। हाँ, इस 3 के पहले हाँ ये होगा, 2 हो गया। फिर इस 3 के पहले 6 है तो ये नहीं होगा, इस 3 के पहले भी 6 है तो ये नहीं होगा। तो ऐसे 2 3 हमको दिख रहे हैं, हाँ 2 ही सही होगा। ठीक है, दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता? रीच लिखा जा सकता, देखिए REACH आया ही है। चीयर CHEER लिखा जा सकता है, ई है ही है, EA भी है और A भी है। सर्च SEARCH लिखा ही जा सकता है, चेयर नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, CHAIR, आई इसमें नहीं आया टीचर में, तो चेयर नहीं लिखा जा सकता। इसको डिक्शनरी के हिसाब से व्यवस्थित करना है, तो पहले कंसंट्रेट आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर काउंट आएगा। यह बहुत ईजी होता है। इसमें एक संख्या गलत दी हुई है, देखिए 2 3 6 कैसे बनाया गया भाई? ये लोग जो सॉल्व करते हैं तो इतना कठिन कर देते हैं कि इससे दिमाग नहीं चलता, हम अपने आप ही करते हैं। ठीक है, 2 4 6, 2 4 6 बन रहा है, फिर 10 16 बन रहा है। ठीक है, 16 में कितना जोड़ा जाएगा? 38 आएगा। 16
16 22 38 आएगा। नहीं यार 16 22 कहाँ से आएगा? हाँ 16 22 38 आएगा। 6 2 8 2 1 3। हाँ ठीक है, ऐसे करते हुए चले जाइएगा तो ये एक अलग सीरीज बन जाएगी, तो ये करने पे आ जाएगा। ठीक है, लुप्त संख्या 38 आएगा कुल मिला के आंसर। चलिए अगला अब आ गया है खेल एवं पुरस्कार से संबंधित। खेल एवं पुरस्कार से संबंधित देखिए, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करिए खुद से, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, रोबोट मत बनिए बिल्कुल। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए। कलरिया पट्टू, थांगता, मलखम, गटका। देखिए ये सब उस समय काफ़ी चर्चा में थे। इन सबको जो है खेलो इंडिया में शामिल किया गया था। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें चारों को शामिल किया गया था, कलारिया पट्टू, थांगता, गटका। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। एक अंडर 17 स्कूली छात्र और एक अंडर 21 कॉलेज छात्र। प्रत्येक वर्ष 1000 छात्र को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में तैयार करने के लिए 8 साल के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें कलारिया पट्टू, थांगता और मलखम्ब गटका शामिल थे। ठीक है, तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गए, यूपी स्पेशल। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान और क्षेत्र दिया गया है। जल विहार का मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? बलदेव का छठ मेला, शुक्रताल का मेला। देखिए उत्तर प्रदेश में जल विहार का मेला बुंदेलखंड छतरपुर में लगता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर यूपी में है और मुजफ्फरपुर बिहार में है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया? किस वर्ष, ये आपको बताना है। तो ये किया गया है 1833 ईस्वी में। सन 1833 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। कब किया गया? 1833 ईस्वी में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक है, तो ये नौचंदी मेला है। नौचंदी मेला होता कहाँ है? मेरठ में होता है। ठीक है, देखिए ये दिया गया है मेरठ में। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। यह मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला मेरठ की शान है। यहाँ ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंडी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित हैं। यह मेला चैत्र मास के नवरात्रि त्यौहार से 1 सप्ताह तक लग जाता है और लगभग होली के 1 सप्ताह बाद तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये नौचंदी मेला के विषय में बताया गया है। अब आप गूगल कर लीजिएगा, बावरो बाबा का मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है और फूलडोल का मेला कहाँ लगता है। गूगल करिएगा और हमको बताइएगा। ठीक है, बटेश्वर मेला तो सबको पता होना चाहिए। चलिए, लोकगीत दिया गया है गायन का अवसर, कब कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है, तो कजरी देखिए, सोहर जो है एक संस्कार गीत है। ठीक, कजरी भी एक मौसमी गीत है। रसिया एक ब्रज गीत है। ठीक है, तो चैती बचा, देखिए चैती एक मौसमी गीत है, चैत माह नाम से ही स्पष्ट है। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, यानी विवाह के अवसर पर भी कजरी गाई जाती है और मौसम में भी। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर एक संस्कार गीत है जो बच्चों के जन्म पे गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत में गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है।
भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। अभी तक उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश था, लेकिन अब जो है करंट में राजस्थान हो गया है। ठीक है, जो करंट डेटा है हमारे पास उसमें राजस्थान है, ये याद रखिएगा। चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम है, उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है, तो इसकी व्याख्या हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया था। ठीक है, तो ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो मिर्जापुर जनपद में। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में पहली केबल कार सेवा की शुरुआत हुई। यह काली खोह एवं अष्टभुजा दोनों मंदिरों के बीच चलाया जा रहा है। इसकी घोषणा वर्ष 2016 में हुई थी। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो निजामाबाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र ब्लैक क्ले पॉटरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी के लिए इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से संबंधित किया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो है ब्रोकेट साड़ी वाराणसी, कालीन भदोही, लकड़ी खिलौना दरी, गुलाबी मीनाकारी, ये सब कहाँ से है? मिर्जापुर से है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सभी जिले नेपाल से लगते हैं। तो नेपाल से लगे कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, लखीमपुर है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर है। यानी कि कुल यूपी के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। इनको मैपिंग में ज़रूर देख लीजिएगा। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। विविध से जो है 10 क्वेश्चन आए हैं, इनको देख लेते हैं भाई। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ग्रामीण जीवन व मुस्लिम समाज के संघर्ष, संवेदनाएं, यातनाएं, अंतर्द्वंद को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान देते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे प्रस्तुत किया था। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, भांड पाथर। ठीक है, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर जम्मू कश्मीर प्रदेश से संबंधित है। भांड पाथर सदियों से कश्मीर के लोगों का मनोरंजन करती आ रही है। कश्मीरी समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संदेश प्रसारित करने का अपना अनोखा तरीका था। भांड घाटी में एक सुव्यवस्थित रोचक रंगमंच समुदाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ है? तो लीमा, पेरू की राजधानी लीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा, पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह आलू, शकरकंद, रेडियन जड़ों और कंदों पर ध्यान देने के साथ विकास के लिए पौष्टिक भोजन के वृद्धि के लिए अनुसंधान संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नस्ल बताना है। काफ़ी विवादित क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो भैंस की भदावरी नस्ल भैंस की है, सिंधी नस्ल गाय की है। ठीक है, जमुना पारी बकरी होती है और थार पारकर गाय होती है। भेड़ की नस्ल क्या है? डोरपर है, मेरितो है, सफोल्क सीप है। वालिस ब्लैक नोज है, टैक्सेल है, कैमरून है, ओएसेंट है और आवासी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भदावरी भैंस है, सिंधी गाय है,
जमुना पारी बकरी है, थार पार कर गाय है। नेक्स्ट, आम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आम का उत्पादक है, लीची का बिहार है, नारियल का केरल है, सेब का जम्मू कश्मीर है। हालांकि इसको करंट आर्थिकी डाटा से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डेनिश डेनमार्क की भाषा है ही है, डच नीदरलैंड की भाषा है ही है, मंदारिन चीन की भाषा है ही है, थाईलैंड की भाषा थाई है। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस 2022 बांग्लादेश की राजधानी ढाका एवं भारत की न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलने वाली अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें कौन कौन सी हैं? मैत्री एक्सप्रेस 2008 में चलाई गई थी और बंधन एक्सप्रेस 2007 में चली थी। संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृत का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो इस तरीके से वर्ष 2021 का कंप्लीट डिस्कशन जो है आज पूरा हुआ। ROARO 2021 का पेपर, ROARO 2021 प्री का पेपर, ठीक है। जल्दी ही इसका हिंदी के पेपर का भी डिस्कशन किया जाएगा और फिर इसके मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।